दोस्तों 16वीं सदी में जन्मा एक ऐसा इंसान जिसकी बातों ने आज की 21वीं सदी की दुनिया को हैरान कर दिया है। उस जमाने में बताई गई बातें आखिर आज के वक्त में इतनी सही क्यों साबित हो रही हैं? या फिर ये सिर्फ लोगों का एक भ्रम है कि उसकी बातें सच होती हैं? आज के वक्त में नास्ट्रेडमस को इतना बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है कि उसने जो कहा है वास्तव में वही पत्थर की लकीर है। 16वीं सदी का वो इंसान फ्यूचर को देख सकता था और जो भी घटनाएं आगे आने वाली होती हैं उन्हें वो अपनी किताबों में लिख कर गया है। लेकिन उसकी लिखी गई बातों में आखिर कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में 24 दिसंबर 1503 में उसका जन्म हुआ था। बचपन में उसे मिशेल दी नास्ट्रेडमस का नाम दिया गया था। उसकी माता का नाम रेनियर डे सेंट रेमी था और उसके पिता का नाम था जामे दे नास्ट्रेडमस। मूल रूप से उनके परिवार का धर्म यहूदी था, लेकिन 1459 और 60 के दशक में उन्होंने कैथोलिक धर्म में परिवर्तन होकर ईसाई धर्म को अपना लिया था। इसके पिता कोई ज्यादा अमीर तो नहीं थे, वो कोई छोटा मोटा अनाज बेचने का काम किया करते थे। नास्ट्रेडमस ने बचपन से ही अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई की ओर ज्यादा देना शुरू कर दिया था। बहुत सारे विषयों पर उसकी अच्छी पकड़ थी। उसे लैटिनी, यूनानी और हिब्रू में काफी अच्छा नॉलेज हो गया था। इसके अलावा मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइंस और एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिषी में तो उसके द्वारा काफी सारी स्टडी की गई थी। एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करने के साथ साथ वो बचपन से ही भविष्यवाणी करने लग चुका था। लेकिन ये भविष्यवाणी करना उसके लिए महंगा भी पड़ रहा था, क्योंकि उस समय में कट्टरपंथी ईसाई लोग इस काम को बड़े दर्जे का नहीं मानते थे और भविष्यवाणी करने वाले लोगों से नफरत किया करते थे। इस प्रकार के खतरों को देखते हुए उनके परिवार को भी उनकी चिंता होने लगी थी। इसलिए इनके माता पिता ने ज्योतिष विद्या से नास्ट्रेडमस का ध्यान भटकाने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उन्हें मॉन्टपेलियर भेज दिया, जहां पर उन्होंने 3 साल तक डॉक्टरी की पढ़ाई की और एक जाने माने डॉक्टर बन गए। 23 अक्टूबर 1529 के दिन उन्हें मॉन्टपेलियर विश्वविद्यालय में एक टीचर के पद के साथ साथ डायरेक्टर का पद भी प्राप्त हुआ था। अब वो एक डॉक्टर बन चुके थे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी उन्होंने अपना भविष्यवाणी करने वाला काम नहीं छोड़ा था और न ही अपनी पढ़ाई के दौरान। शुरू में वो छोटी छोटी बातें लोगों को बताते थे। जैसे कुछ कहानियां ये बताई जाती है कि एक बार वो अपने दोस्त के साथ बाजार में घूम रहे थे। उसी वक्त उन्होंने भीड़ में से एक युवक को देखा और उसके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। तो उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि भाई, उस अनजान आदमी को जिसे तुम जानते भी नहीं हो, तुमने उसे नमस्कार क्यों किया? तो नास्ट्रेडमस ने बताया कि आने वाले समय में वह एक बहुत बड़ा मशहूर पोप का आसन ग्रहण करने वाला है। अब कुछ समय के बाद कुछ ऐसा ही होता है कि वो आदमी 1585 में पोप बना दिया जाता है और उसका नाम था फेलिस पेरेती। वहीं एक दूसरी कहानी में यह बताया जाता है कि फ्रांस की महारानी कैथरीन ने भी अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए उन्हें अपने महल में निमंत्रण दिया था। नास्ट्रेडमस ने उन बच्चों का भविष्य देखने के बाद वो यह जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चे बहुत ही कम उम्र में मर जाएंगे। लेकिन ये बात उन्होंने सीधे तौर पर न कहकर छंदों के माध्यम से कही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते तो कहीं न कहीं उस महारानी को ये बात बुरी लग जाती और पूरी की पूरी गाज नास्ट्रेडमस पर गिर जाती। दोस्तों कहानी तो और भी बहुत सारी है, लेकिन सबूत इनमें से किसी का भी नहीं है। तमाम कहानियों के बाद नास्ट्रेडमस ने डॉक्टरी और टीचर्स का जो पद था उसको छोड़कर पूरी तरह से भविष्यवाणी करने पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। 1550 में उन्होंने अपना वार्षिक कैलेंडर भी निकालना शुरू कर दिया था। उसमें प्लैनेट्स की स्थिति, मौसम और फसलों आदि के बारे में पूर्वानुमान होते थे। कहा जाता है कि उनमें से ज्यादातर सत्य साबित हुई थी। नास्ट्रेडमस ज्योतिष के साथ ही जादू से जुड़ी हुई कुछ किताबों को भी पढ़ने में घंटों लगा दिया करते थे। इसने अपनी पहली पुस्तक ग्रंथ सेंचुरी के नाम से 1555 में लिखी थी। इस किताब में 6000 से ज्यादा बातें बताई गई है। अब लोगों की माने तो इसमें से 70% बातें सही साबित हुई है। यह सबसे पहले फ्रेंच और बाद में अंग्रेजी, जर्मन, इटालवी, रोमन, ग्रीक भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक ने फ्रांस में तो इतना तहलका मचाया था कि यह उस समय महंगी होने के बाद भी हाथों हाथ बिक गई थी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस किताब के कई छंद जो हैं उनमें प्रथम विश्व युद्ध, नेपोलियन, हिटलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी की मौत कैसे हुई थी, इस प्रकार की कई घटनाएं स्पष्ट रूप से वहां लिखी हुई कही जाती है। दोस्तों अगर इसके लिखी हुई भविष्यवाणियों को देखा जाए तो इसने क्लियर रूप से कुछ भी नहीं कहा है। दरअसल इसकी लिखी हुई बातें इतनी पेचीदा और जटिल होती हैं कि इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी बात को 1-2 लाइन में लिखा गया है। हर घटना को कविता के माध्यम से ही कहा गया है।
और कठिन वर्डों का यूज किया गया है। अब अलग अलग लोग इसको पढ़ते हैं तो सब अपना अलग अलग मतलब निकालते हैं। अधिकांश शैक्षणिक और वैज्ञानिक सूत्रों का कहना है कि दुनिया की घटनाओं और नास्ट्रेदामस के शब्दों के बीच दिखाए गए संबंध काफी हद तक गलत व्याख्याओं या गलत अनुवाद का परिणाम है, या फिर इतने कमजोर है कि उन्हें वास्तविक भविष्य बताने के रूप में प्रस्तुत करना बेकार है। कुछ गलत व्याख्याएं या गलत अनुवाद तो जानबूझकर भी गलत किए गए हैं ताकि नास्ट्रेदामस की बातें जो है वो लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय बनी रहे। अगर किसी बुद्धिजीवी ने किसी एक लाइन का गलत मतलब निकाल दिया तो लोगों के बीच में भी वही गलत धारणाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब वास्तव में उसकी किताबों को पढ़ते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। नास्ट्रेदामस की कुछ बातों को भारत से भी जोड़कर देखा जाता है। उसका एक कथन था कि निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बेदी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मौत हो जाएगी। अब भारत की बात करें तो यहाँ पर लोग इस लाइन को इंदिरा गांधी से जोड़कर देखते हैं। एक जगह किताब में यह भी लिखा हुआ था कि राजाज्ञा से एक उत्तम वायुचालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के बाद उसका अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। अब भारत में इन लाइंस को राजीव गांधी से जोड़कर देखा जाता है। अब कुछ ऐसे ही बातें सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी कही गई है। किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उस जैसा कोई शक्तिशाली नहीं होगा। अब इस लाइन पर सब लोग अपने अलग अलग मतलब निकालते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह भविष्यवाणी संत रामपाल को लेकर की गई, वहीं दूसरे लोगों का मानना है कि यह बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही गई है। अब चूंकि कोई भी कविता देखे तो वह स्पष्ट नहीं होती, पहेलियों में उलझी हुई होती है और लोग उसको समझने में उलझे रहते हैं, इसलिए लोग अलग अलग प्रकार का अनुमान लगाते हैं। अब हाल फिलहाल में 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रही है और इसमें तमाम देशों के बीच ये संभावना जताई जा रही है कि यह युद्ध आगे जाकर के तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, नहीं तो धरती पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। दरअसल नास्ट्रेदामस ने 2022 के लिए धरती के ऊपर 3rd वर्ल्ड वॉर के लेकर के अपनी किताबों में कुछ लिख दिया था। तीसरे विश्व युद्ध पर इसने लिखा था कि यह युद्ध 2 देशों नहीं बल्कि 2 दिशाओं के बीच में होगा, जहां पर आसमान से बहुत ज्यादा गोले बरसते हुए नजर आएंगे और धरती पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इस युद्ध के दौरान बहुत कम लोग ही जीवित रह पाएंगे। अब ये तो सभी जानते हैं कि आज के वक्त में जो परमाणु बम है उनसे कैसी तबाही मचती है। अब युद्ध होता है तो उसमें आसमान से गोले भी बरसते हैं और लोग भी मरते हैं। युद्ध की तबाही की कल्पना और अनुमान तो कोई भी लगा सकता है। जिस वक्त में 21वीं सदी के हथियार बने हुए हैं, इन हथियारों से कैसा नरसंहार हो सकता है या फिर कैसी तबाही हो सकती है, इसका अनुमान तो कोई भी एक्सपर्ट दे सकता है। अब इसी बात को अगर नास्ट्रेदामस कह दे तो वो भविष्यवक्ता हो जाता है। नास्ट्रेदामस के जीवन के अंतिम साल बहुत कष्ट से गुजरे थे। फ्रांस का न्याय विभाग उनके विरुद्ध यह जांच कर रहा था कि क्या वह वास्तव में जादू टोने का सहारा लेते थे। यदि यह आरोप सिद्ध हो जाता तो वो दंड के अधिकारी हो जाते, लेकिन जांच का निष्कर्ष यह निकला कि वे कोई जादूगर नहीं बल्कि ज्योतिष विद्या में पारंगत हैं और बस केवल लोगों की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताते हैं। दोस्तों, ज्योतिष विद्या तो आज के वक्त भी मौजूद है और आपका हाथ देखकर कोई भी ज्योतिष शास्त्री आपके भविष्य के बारे में बता सकता है। अब उनमें से कई बातें सच भी हो जाती हैं तो कई झूठ भी हो जाती हैं। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप उसे इत्तेफाक मानते हैं या हाथ की लकीरों पर भरोसा करते हैं। नास्ट्रेदामस के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो बेशक एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरह एक्सपर्ट था और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए उसने लोगों को कुछ हद तक सही जानकारी भी दी होगी, लेकिन उसकी हर भविष्यवाणी पूरी तरह से सही हुई हो ये कहीं पर भी साबित नहीं होता है।